हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षर विद्यालय। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रियल नंबर्स का चैप्टर क्लास 10, जिसकी हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन, प्लस कुछ करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल मतलब जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे नंबर्स किसके अंडर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर। आपने कितने नंबर्स पढ़े हुए हैं? 0, 1, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रूट के नंबर्स आपने क्लास 9th में पढ़े, या फिर आपने डेसिमल्स के नंबर्स पढ़े आपने। तो जितने भी नंबर्स आपने, रेशियो के नंबर्स भी आपने, रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी क्लास 9th में पढ़े। तो जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े हुए हैं वो सारे किसका पार्ट हैं? रियल नंबर्स का। अब नेक्स्ट दो नंबर्स आते हैं प्राइम एंड माई कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इनको आप एक ट्रिक से याद रखिए कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं? हमारे फ्रेंडली नेचर के। ठीक है, लेकिन जो प्राइम नंबर्स हैं मेरे, वो कैसे हैं मेरे? नॉन फ्रेंडली हैं। ठीक, मीन्स ये किसी और नंबर्स के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते, जबकि कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो दूसरे नंबर्स के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है कि प्राइम नंबर्स कैसे हैं? नॉन फ्रेंडली नेचर के। मीन्स ये खुद में ही रहेंगे, ये इंट्रोवर्ट टाइप के नंबर्स हैं। मीन्स कि ये जो हैं ये अपने से ही डिविजिबल होंगे, या तो इनका फैक्टर होगा खुद ये नंबर, या फिर इनका फैक्टर होगा एक नंबर 1। ये और किसी नंबर के साथ फ्रेंडशिप नहीं करने वाले। या तो ये खुद से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, या फिर ये 1 से डिविजिबल होंगे। तो दो डेफिनेशंस क्या होती हैं प्राइम नंबर्स की? ऐसे नंबर्स जिन जो या तो खुद से डिविजिबल हों या फिर 1 से डिविजिबल हों। सेकेंड डेफिनेशन, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, और वो फैक्टर्स कौन से हों? या तो वो खुद नंबर या फिर 1। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। लेकिन कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं? फ्रेंडली हैं। तो ये क्या करेंगे? ये और नंबर्स के साथ भी फ्रेंडशिप बना लेंगे। खुद का नंबर और 1, ये दोनों तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे, इनसे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में ये किसी और नंबर को भी अपना फ्रेंड बना लेंगे, उसको भी अपना फैक्टर बना लेंगे। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, या फिर ऐसे नंबर्स जो कि हमारे पास खुद से भी डिविजिबल हों, 1 से भी डिविजिबल हों, और उसके अलावा कम से कम एटलीस्ट किसी एक और नंबर से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। राइट, नेक्स्ट बारी आती है रैशनल और इरेशनल नंबर की। रैशनल वर्ड किससे मिलके बना है? रेशियो से। ठीक है, तो यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको कि हम रेशियो की फॉर्म में, या फिर मैं कहूँ कि P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। राइट, लेकिन अगर हम बात करें इररैशनल की, आगे जो इर वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? नॉट। मीन्स जिनको हम रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सके, मीन्स -3, -4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स मेरे क्या कहलाते हैं? इररैशनल नंबर्स। ठीक है, एक चीज़ और, आपने यहाँ पर देखा कि ना तो मैंने 1 को, काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ना तो मैंने 1 को जो है अपने प्राइम नंबर्स में इंक्लूड किया, ना ही मैंने उसको कंपोजिट नंबर्स में इंक्लूड किया। क्योंकि जो मेरा 1 है, 1 मेरा एक ऐसा नंबर है जो ना तो मेरा प्राइम नंबर है और ना ही मेरा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा? 4। राइट, नेक्स्ट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर, देखो अब जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम सिर्फ किन नंबर्स के बारे में बात करती है? कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो एवरी कंपोजिट नंबर मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं सारे के सारों के लिए ये रूल है हमारा, कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स। मतलब हमने कंपोजिट नंबर लिया 4, इसके हमने फैक्टर्स बनाने। फैक्टर्स आपने सीखे हुए हैं छोटी क्लासेस में, कैसे बनाते? 2 × 2 × 1। इसको वो कह रहा है कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं, विच इज़ यूनिक, जो क्या है हमारा? यूनिक है। मीन्स
4 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो सिर्फ यही फैक्टर्स बनेंगे, इनके अलावा कोई और नंबर फैक्टर्स में नहीं आ सकता। जैसे कि अगर मैं कहूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये मेरे 4 के फैक्टर्स नहीं होंगे। तो यूनिक होंगे वो फैक्टर्स, जो भी होंगे वो फैक्टर्स मेरे यूनिक होंगे, वही के वही ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, मीन्स 4 के फैक्टर्स को अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 इंटू 2 इंटू 2 तो भी सेम है, इस तरह से लिखूँ तो भी सेम है, अगर इस तरह से लिखूँ 2 इंटू 1 इंटू 2 तो भी वो उसका वही मतलब है। तो मीन्स बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे यूनिक होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव ऑन द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 2014 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, दैट फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 144 एंड 198। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है, और आपका थ्योरी पार्ट में भी आ सकता है, राइट। तो अगर तो आपका MCQ में आए तो आप अपना बस आंसर निकाल के एंड देन आप अपना उसमें क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1, एंड जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन आया है ABC, बस यहाँ पर आप इतना लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है यही क्वेश्चन आपका थ्योरी में सॉल्व करना आ जाए तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो समझते हैं कैसे लिखते हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, HCF और LCM निकालना है 144 और 198 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 इज इक्वल टू, इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 198 इज इक्वल टू। देन आप क्या लिखेंगे कि HCF ऑफ 144 कोमा 198 इज इक्वल टू। ये 3 स्टेप्स आप अपने पेपर में अटेम्प्ट करते हुए लिखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स आपने सीखे हुए हैं छोटी क्लासेस में कि कैसे निकालते हैं। सपोज मुझे 144 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो इसको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आएगा 72, देन 2 दोबारा से डिवाइड होगा 72 से 36, देन 36 दोबारा से डिवाइड होगा 2 पर तो 18, देन 9, देन 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है, तो यानी कि इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 एंड देन 2 टाइम्स 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये फैक्टर्स किसके हो गए, मेरे 144 के। देन आती है बारी 198 की। 198 के भी ऐसे ही सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 9s द 18, देन 2 9s द 18, देन डिवाइड होगा आपका ये 3 पर, देन 3 से 33 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11, देन 11 1s द 11। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो आपने फैक्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा कि प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो यूनिक होंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका HCF निकालने का तरीका सिंपल हो जाएगा। अगर आप इसको एक्सप्रेस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 4 टाइम्स, तो 2 का एक्सपोनेंट कितना बनेगा मेरा 4। ठीक है, और 3 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, तो 3 का एक्सपोनेंट कितना बनेगा मेरा 2। देन इस नंबर की अगर बात करें तो 2 कितनी बार है 1 बार, तो 2 का एक्सपोनेंट 1। देन 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 का एक्सपोनेंट कितना बनेगा 2। देन 11 कितनी बार आ रहा है 11 आ रहा है मेरा 1 बार, तो 11 का एक्सपोनेंट कितना बनेगा मेरा 1, राइट। अब मुझे निकालना है इसका HCF और LCM। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिएगा कि कैसे निकालते हैं। H का मतलब क्या होता है हाई, लेकिन आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, लोअर वाला एक्सपोनेंट जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इसका HCF। जैसे कि सपोज कीजिए अब यहाँ पर 2 का यहाँ पर कितना है एक्सपोनेंट 4 है, यहाँ 2 का एक्सपोनेंट कितना है 1 है, तो मेरे पास जो HCF में पार्ट बनेगा वो कितना बनेगा, सिर्फ पावर कितनी बनेगी 2 की पावर 1, क्योंकि स्मॉलर लेनी है मुझे, छोटा एक्सपोनेंट लेना है। ऐसे ही 3 की पावर 2 है और यहाँ भी 3 की पावर 2 है, दोनों सेम है, तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 3 की पावर 2। अब ये वाले खत्म। अब इसमें देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर है। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है 11 की पावर 1, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो यानी कि आपके पास आंसर कितना आ गया 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 9, सो दिस इज इक्वल टू 18। ठीक है,
लेकिन अगर मैं यही एलसीएम की बात करूँ तो एल का मतलब क्या होता है, लो, लेकिन आंसर क्या आएगा मेरा, हाई एक्सपोनेंट वाली वैल्यू, यानी कि 2 की पावर 4 और 1 इन दोनों में हाई एक्सपोनेंट क्या है, हाई पावर क्या है मेरी 4 है, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 4 इंटू वही 3 की पावर, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों बराबर हैं तो बराबर भी ले लेंगे हम, ठीक है, बराबर इसमें भी लेनी है बराबर इसमें भी लेनी है, लेकिन अगर छोटी बड़ी होगी तो छोटी एचसीएफ में और बड़ी एलसीएम में। अब इसके बाद 11 की पावर 1 और 11 की पावर है ही नहीं, तो बड़ी क्या हो गई 11 की पावर 1, तो यानी कि ये हो गया 11 की पावर 1। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 3 की पावर 2 9, तो 16 इंटू 9 इंटू 11, जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो लास्ट में आप अपने पेपर में कैसे लिखेंगे, लास्ट में आप अपने पेपर में आंसर में लिखेंगे दैट आंसर इज इक्वल टू HCF ऑफ 144, 198 इज इक्वल टू 18 एंड LCM ऑफ 144, 198 इज इक्वल टू, जो भी आपका इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 144 इंटू 11, ठीक है, ये चीज़ जरूर लिखिएगा वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, राइट। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस के इस चैप्टर में कैसी आती है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का HCF और LCM, ठीक है। तो वही सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें क्या निकालना है HCF, ठीक है। तो पेपर अटेंशन सीखिए सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 2, राइट। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आपको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2, क्योंकि जो 1 है 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है मेरे पास 2 होता है, राइट। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स मैंने आपको कौन से बताए, कंपोजिट नंबर्स जो नंबर्स की हमारे जो है खुद से भी डिविजिबल हो जाएं, किसी और टेबल पर भी डिविजिबल हो जाएं। तो अगर मैं काउंटिंग लिखना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो 1 तो हमारा ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है, और 2 क्या है सबसे छोटा प्राइम नंबर, देन 3 भी कैसा है एक प्राइम नंबर, देन आती है 4 की बारी, तो 4 कैसा है मेरा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 के टेबल पर भी डिविजिबल हो जाता है, राइट। तो इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज दैट द HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 2, 4। अब आपको आता है निकालना, कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि इसके हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 1, आसान है निकालने। इसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे 4 के प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 2 इंटू 1, राइट। अब HCF में अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो सकता है कि आपको इनको एक्सप्रेस करना है इनकी एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट्स क्या बनेंगी 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 1, ऐसे ही अब ये है तो ये क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार और 1 कितनी बार आ रहा है 1 बार, राइट। तो यानी कि हमारे पास अब HCF क्या हो गया, HCF क्या बताया मैंने आपको, H का मतलब हाई, लेकिन पावर्स कौन सी लेनी है मुझे छोटी, तो 2 की पावर 1 और ये क्या है 2 की पावर 2, तो छोटी कौन सी है मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 1, तो यानी कि मेरे पास इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1, यानी कि आंसर इज 2। तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखेंगे दैट आंसर इज इक्वल टू HCF ऑफ, आंसर इज इक्वल टू HCF ऑफ, जो भी इन्होंने पूरी स्टेटमेंट हमें बोली है दैट HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स इज इक्वल टू 2, राइट। नोट डाउन कीजिए फटाफट से, देन मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड टाइप क्वेश्चंस की, पहली हमने सीखी कि HCF LCM कैसे निकालना है, देन हमने सीखा HCF और LCM हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का किस तरह से निकालना आ सकता है,
राइट। देन थर्ड टाइप हमारे पास क्या है कि हमें नंबर्स को किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो वो चीज़ हमने सीखी ली HCF निकालते हुए कि नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस करना है। इस नंबर को अगर हमें डिवाइड करना हो, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि ये छोटे से छोटा हमारा जो है वो किस नंबर पर डिविजिबल होता है। तो ये नंबर हमारा कैसे डिविजिबल हो रहा है, सबसे पहले 3 पर, देन 11 पर, देन हमारा 13 पर ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए 3 × 11 × 13, राइट। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर लिखना है, देन प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे, ये मेंशन करना है। देन ये है थर्ड टाइप क्वेश्चन की जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बार आई हुई है, राइट। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2014 में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उन्होंने क्या बोला है, फोर्थ टाइप क्वेश्चन की HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड 162। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 54 फाइंड द अदर नंबर। उन्होंने क्या बोला है कि HCF दिया हुआ है 27 और LCM कितना दिया हुआ है 162। तो एक नंबर जो है वो 54 है, तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्यूशन। वी नो दैट, एक हैबिट बना लीजिए अपनी कि जब भी आप रफ में भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको भी आप इसी मेथड से सॉल्व करें, सो दैट कि आप पेपर में जो है वो प्रॉपर और इफेक्टिव वे में अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट HCF × LCM इज इक्वल टू A × B। हमें ये फॉर्मूला पता है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें दिया हुआ है कि उसका HCF कितना है 27 और LCM कितना है, LCM है इसका 162 एंड वन ऑफ द नंबर, एक नंबर कितना दिया हुआ है हमें 54 × B, राइट। देन हमें अगर B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, 54 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, नीचे जाकर के हमारा 54 होने वाला है डिवाइड। देन आपको बस क्या करना है, इन नंबर्स को कैंसिल आउट कीजिए जिस पर भी ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, राइट। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट माई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 81। तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखेंगे, देन द अदर नंबर इज इक्वल टू 81, ठीक है। ये जरूर लिखकर आइएगा, इन चीज़ों के मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं एग्जाम में, राइट। तो ये है पेपर अटेम्प्शन करने का तरीका, आसान क्वेश्चंस है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर कि अभी तक जो हमने सीखा कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है, एक्सपोनेंट्स कैसे निकालना है, वो सब कुछ मैंने आपको सिखाया। उसी के ऊपर ही बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इन एक्सपोनेंट्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो क्या करेंगे पेपर में, दैट सॉल्यूशन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 5। देन सबसे पहली चीज़ हमें इस क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि क्या निकालनी पड़ेगी, दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आ जाएगी, आपको इसको स्मॉलेस्ट नंबर से आपको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 98, अब 98 को दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7। तो इसके मेरे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2 × 2 × 7 × 7, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ उन्होंने क्या बोली है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि हमें इसके क्या चाहिए, एक्सपोनेंट्स का सम। तो एक्सपोनेंट्स का सम निकालने के लिए पहले मुझे इसके एक्सपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो एक्सपोनेंट्स क्या बन जाएंगे, इसके एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी बनेगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर कितनी बनेगी हमारे पास 2, राइट। अब इसके बाद क्या बोला है उन्होंने, सम निकालने के लिए, किसका सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स कौन कौन से आ गए मेरे पास, 2 और 2, ठीक है। तो इनका सम निकालना है, सो दैट मीन्स 2 + 2 विल बी इक्वल टू 4, राइट। सो हम लास्ट में आंसर में आपको यही चीज़ नेक्स्ट सेंटेंस में बना करके लिखनी है, दैट आंसर इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू 4, राइट। नेक्स्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इस चैप्टर से आपके पास 1 और 2 मार्क का ही क्वेश्चन आने वाला है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके पास इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। सो मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, दैट एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं? कंपोजिट नंबर्स आपको बता दिए मैंने कि कौन से होते हैं, जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, दैट 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अब आप देख रहे हो कि एक नंबर, एक टर्म ये है और एक टर्म मेरे पास ये है। इन दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन वैल्यू कितनी है, कॉमन वैल्यू है मेरे पास 13। तो जो कॉमन होती है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। देन अंदर क्या बच गया हमारे पास, 7 × 11 इसमें से बच गया क्योंकि ये 13 तो बाहर जा चुका है। देन प्लस का साइन, देन 13 हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1, राइट। देन इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 11 × 7 77 + 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, 13 × 77 + 1 कितना हो गया मेरा पास, 78, राइट। तो आप यहाँ पर 1 कैसे आया, क्योंकि 13 पूरा बाहर जा चुके हैं, 13 वंस था 13, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 13 वंस था 13, वापस से 13 बन जाएगा। तो जब सारा कुछ बाहर कॉमन चला जाता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू बन जाती है, सिर्फ 1। देन 11 × 7 आया 77, 77 + 1 इज माई 78। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले नंबर को भी इसी तरह से एक्सप्रेस करूं, तो दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। ये है मेरा दूसरा नंबर। अब इस दूसरे नंबर को भी अगर हम एक्सप्रेस करने जाएं तो फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म मेरी ये है। इन दोनों में भी आपको क्या दिख रहा है कि क्या चीज़ कॉमन है, मेरे पास 5 कॉमन है। देन ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड देन प्लस वही फिर से, क्योंकि 5 बाहर कॉमन जा चुका है तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, प्लस में 1। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 1008 + 1। सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 5 × इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 5 × 100 एंड 9, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि कंपोजिट नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, जिनके हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, राइट। तो ये जो मेरे पास नंबर आया है, इस नंबर के मेरे पास 2 फैक्टर्स ये बन रहे हैं, प्लस ये नंबर खुद से भी डिविजिबल होगा, प्लस ये नंबर हमारा 1 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि ये दोनों जो हैं, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स आर देयर, सो दिस इम्प्लाइज 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, सो दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, राइट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं, राइट। डन, नोट डाउन कीजिए फटाफट से, देन मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 2012 में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला है उन्होंने, दैट इफ द HCF ऑफ 65 and 117 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। आपको क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है, आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उनके HCF की बात की हुई है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट HCF ऑफ 65, 1 1 and 7, 65 और 117 का आपको क्या निकालना है यहाँ पे, HCF, ठीक है। तो HCF निकालने से पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि HCF कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65 के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, क्या बनेंगे हमारे पास, 5 × 13, ठीक है। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स किसके, 1 1 and 7 के, 1 1 and 7 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या बन सकते हैं, 1 1 7 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 × 3 × 3, राइट। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इनको एक्सप्रेस करते हैं इनकी एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। तो 5 का एक्सपोनेंट क्या बनेगा, 1, क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। 13 का एक्सपोनेंट कितना बनेगा, 1, क्योंकि 13 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। देन इसी तरह से 3 कितनी बार आ रहा है मेरे पास, 2 टाइम्स, तो 3 का एक्सपोनेंट 2 एंड देन 13 कितनी बार आ रहा है मेरे पास,
1 टाइम, राइट। देन निकालना क्या है मुझे इसका HCF। तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि H का मतलब हाई, लेकिन पावर एक्सपोनेंट कौन सी चूज करनी है, छोटी एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो 5 के एक्सपोनेंट्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, नेग्लेक्ट कर दीजिए। 3 के एक्सपोनेंट 2 है लेकिन ऊपर है नहीं, इसको भी नेग्लेक्ट कर दीजिए। लेकिन अब बारी आती है 13 के एक्सपोनेंट, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दैट मीन्स इसका जो HCF हो गया वो हमारे पास कितना आ गया, 30, राइट। देन अब ये तो हमने निकाला, बट उन्होंने क्या बोला है, दैट HCF कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट HCF इज इक्वल टू 65m माइनस 117, जो कि किसके बराबर है, हमारा 13 के बराबर, राइट। तो 65m इज इक्वल टू, ये 117 इधर माइनस में है, उधर जाकर के किसका हो जाएगा ये, दिस विल बी ऑफ प्लस, दिस इज इक्वल टू 130। सो दिस इम्प्लाइज जो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी, m विल बी इक्वल टू 130/65, सो दिस इज इक्वल टू 2। क्योंकि ये 65 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे जाकर के किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो यानी कि यहाँ से जब हम इस पार्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो दिस विल बिकम माई 2, सो दैट मीन्स m इज इक्वल टू 2। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दैट आंसर m इज इक्वल टू 2। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा आया हुआ है 2014 में, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जीरोस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कि क्या कोई n की ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जिसके लिए 6 raised to the power n जो है वो आंसर जो है वो किस में एंड करे, 0 में। मीन्स सपोज n की वैल्यू मेरी 1 है तो आंसर कितना आता है 6, n की वैल्यू अगर 2 है तो 6 की पावर 2 कितनी है 36, n की वैल्यू अगर 3 है तो आंसर कितना आएगा 216। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा है कि क्या n की कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जिसके लिए जो आंसर है वो किस पर एंड करे, 0 पर। मीन्स जो हमारा 1 डिजिट है वो हमारा क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो चेक करते हैं, इस तरह से पावर्स में बनाकर हर बार वैल्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले क्या है कि प्राइम फैक्टर्स, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे, 2 raised to into 3। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 6 raised to the power n के क्या हो जाएंगे, 2 into 3 raised to the power n, ठीक है। बट आपको पता है कि 0 कब आता है एंड में, कभी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें ना हम इन नंबर्स को आपस में, 6 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कभी भी जो लास्ट डिजिट जो है वो 0 कब आता है, जब हमारे पास जो है वो इसके प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 2 into 5 होगा, तभी तो लास्ट डिजिट हमारा 0 आएगा। क्योंकि ओनली सिर्फ और सिर्फ यही दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट क्या आता है हमारा 0 आता है। लेकिन इसके प्राइम फैक्टर्स में कहीं पर भी 2 into 5 हमारे पास नहीं है, हर बार क्या होगा 2 into 3 की पावर 1, फिर 2 into 3, अगर 2 टाइम्स अगर n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 2 into 3, अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो into 3 raised to the power 2। तो कभी भी हमारे पास प्राइम फैक्टर जो है वो 2 into 5 नहीं आएगा। सो दैट मीन्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं दैट सिंस प्राइम फैक्टर्स, since prime factorization of 6 does not have any factor 2 into 5, ठीक है। 2 into 5 हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं है। so thus for any value of n, किसी भी n की वैल्यू के लिए for any value of n that 6 raised to the power n cannot be expressed in terms of 0, ठीक है। 6 raised to the power n cannot be expressed as in terms of 0, zeros की फॉर्म में हम इसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। 2 लाइन का क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट लिख के बतानी है, क्योंकि प्रूफ बताना है तो प्रूफ के लिए हमें यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट मूव अहेड विद द सम स्टेटमेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आपके पास आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें कि उन्होंने क्या बोला है दैट एन आर्मी कॉन्टिजेंट, ये आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32
मेंबर्स, ठीक है। टोटल 616 मेंबर्स हैं जिनको कि जो है वो एक आर्मी बैंड के पीछे पीछे जाना है परेड में, जो कि कितने की है 32 मेंबर्स की, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स किसमें होंगे जिसमें कि वो मार्च कर सकते हैं। अब जहाँ पर भी कभी भी आपके पास मैक्सिमम की बात आ जाए तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पर क्या निकालना है, HCF। और यही अगर वो मिनिमम की या लीस्ट की बात करें तो यहाँ पर यानी कि हमें क्या निकालना होता है, इसका LCM। जब भी हाईएस्ट की बात होगी तो मीन्स हमें निकालना है HCF, और जब भी लोअर की बात होगी, कम की बात होगी, तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, उसका LCM, राइट। तो यानी कि आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इसका HCF, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है, बट इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको HCF यूक्लिड्स डिवीजन लैम्बा से निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आपके पास, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 616 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 616 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स किसके निकाल सकते हैं हम, 32 के, क्योंकि मुझे HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे मेरे पास, तो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 32 के। सो नाउ इसके बाद जो है हम इसका क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स कितने आ गए इसके, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, राइट। इसी तरह से ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 2 की पावर 5, राइट। एंड देन आपको क्या निकालना है, इन दोनों नंबर्स का HCF, किस किस का, 616 एंड 32 का। तो HCF निकालने के लिए फिर से वही बात, H का मतलब हाई, लेकिन पावर कौन सी लेनी है, एक्सपोनेंट कौन सी लेनी है, दोनों में से छोटी वाली एक्सपोनेंट। तो यानी कि मेरी छोटी एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर, 2 रेज़ टू द पावर 3। 7 की एक्सपोनेंट 1 है लेकिन यहाँ नहीं है, नेगलेक्ट कर दीजिए। 11 की यहाँ 1 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको भी नेगलेक्ट कर दीजिए। तो यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरे पास 8। सो लास्ट में आप इस तरह से आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, दैट आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, पूरा सेंटेंस जो भी उन्होंने पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट टाइप जो आती है क्वेश्चंस की, वो कैसी आती है कि हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं दैट प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर। कोई भी नंबर दिया होगा, हमें उससे प्रूव करना होगा कि ये हमारा कैसा है, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हम स्टेप नंबर 1 हम क्या लिखते हैं, दैट स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे दैट सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे सबसे पहले। देन स्टेप नंबर 1 में क्या सेंटेंस लिखेंगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो दैट मीन्स इसको हम P/Q की फॉर्म में या A/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दैट रूट 5 इज इक्वल टू A/B। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट 5 इंटू B इज इक्वल टू A इंटू 1, तो कितना आ गया मेरे पास A, ठीक है। साथ साथ इनको इक्वेशन नंबर देते जाइए। देन जितने भी क्वेश्चंस आएंगे रूट के प्रूव करने के, आपको सबको इसी टाइप से करना है। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे इनकी। दैट मीन्स रूट 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी हमने। देन हमारे पास क्या हो गया, अब अगर आप इसकी स्क्वेयरिंग खोलेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर कितना बनेगा मेरे पास 5, और B का स्क्वायर कितना बनेगा B स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी 2 बन गई। सो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो है हमारे पास A स्क्वायर के 2 फैक्टर्स हैं, 5 और B स्क्वायर, ठीक है। तो जो फैक्टर होता है, जैसे सपोज कीजिए मैं 6 को लिख रही हूँ, 6 को लिख रही हूँ 2 इंटू 3 इंटू 1, तो यानी कि जो 6 है वो 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि A स्क्वायर के मेरे पास 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 और B स्क्वायर, तो यानी कि जो है A स्क्वायर जो है वो कम्प्लीटली किससे डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो मीन्स दैट 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है। 5 जो है वो मेरा किसको डिवाइड कर देगा, A
स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। सो अगर 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, मीन्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए 5 जो है वो 25 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर मैं ये क्या है 25 सपोज मेरा क्या है ए स्क्वायर है, तो तो इसका ए क्या निकलेगा, ए निकलेगा 5 अंडर रूट लेके स्क्वायर रूट लेके। अगर 5 ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ए को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, सो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ठीक है। 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरह से अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, रूट को माना कि वो मेरा रैशनल नंबर है, देन सेकेंड स्टेप में हमने उसकी स्क्वायरिंग की दोनों तरफ, देन थर्ड स्टेप में स्टेप नंबर 3 में हम क्या कह सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज लेट ए इज इक्वल टू 5c, क्योंकि जो है अगर ये हमारा जो है 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ए, तो 5 के साथ कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर तो वो भी हमारा ये किसको डिवाइड कर देगा, ए को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। देन फिर से वही काम करना है हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे अगर दोनों तरफ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 25c स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, और थर्ड क्या है मेरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। दोनों ही वैल्यूज मेरी किसकी हैं, ए स्क्वायर की। सो आप कह सकते हैं दैट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज मेरी ए स्क्वायर की हैं, तो यानी कि ये 5b स्क्वायर किसके बराबर आ गया मेरा, 25c स्क्वायर के। सो दैट मीन्स 5 5 25, सो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 5c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फिर वही चीज़ आ गई कि फिर से वही बात कि यहाँ पे अब आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली, यानी कि अब 5 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और अगर वो बी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो यानी कि वो 5 जो है वो किसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, बी को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, अब आप नेक्स्ट लाइन में पेपर में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ये सारा कुछ, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, सो दैट मीन्स ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू 5। ए और बी का एक कॉमन फैक्टर आ गया जो कि कितना आया मेरा 5, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, किस चीज़ को, कॉन्ट्राडिक्ट किसको कर रही है, कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं इनका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है कि ए और बी का हमने एक और कॉमन फैक्टर निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्योंकि हमने माना था रैशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, बट हमने क्या प्रूव कर दिया कि इन दोनों का ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है 5 है। तो कॉन्ट्राडिक्ट करे तो यानी कि जो रूट 5 है वो कैसा नंबर हो गया मेरा, एक इररेशनल नंबर, ठीक है। नाउ मूव अहेड विद द वन मोर टाइप ऑफ प्रूव दैट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है, जिसमें उन्होंने आपको क्या दिया है, गिवन दैट रूट 2 इज इररेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 रूट 2 इज ऑल्सो इररेशनल। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ कि हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में, लेट 5 + 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये मेरा रैशनल नंबर है सो दैट मीन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया। तो 5 + 3 रूट 2 इज इक्वल टू a/b। अगर इसी चीज़ को आप रीअरेंज करेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से ये 5 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जा कर के किसका हो जाएगा मेरा माइनस का, सो दैट मीन्स a/b - 5, ठीक है। ये 3 रूट 2 ऐसे कैसे रहा, ये 5 इधर प्लस में, इधर जाके किसका हो गया मेरा माइनस का, राइट। सो अब इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका आप ले सकते हैं एलसीएम। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो बी एलसीएम आ गया, ऊपर क्या रह गया a - 5b, ठीक है। सो 3 रूट 2 इज इक्वल टू a - 5b/b।
ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे जा कर के किसका होने वाला है, ये मेरा हो जाएगा डिवाइड में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा a माइनस 5b, दिस इज मल्टीप्लाइड, देन ये नीचे जा कर के होने वाला है मेरा डिवाइड, तो √2 इज इक्वल टू a माइनस 5b इज डिवाइडेड बाई 3b। ठीक है, अब आपको पता है कि a और b जो है वो मेरे कैसे हैं, a सिंस a एंड b आर इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, तो आप इनकी कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपके पास क्या आएगा, दैट दिस इज इक्वल टू a माइनस 5b इज डिवाइडेड बाई 3b इज अ रैशनल नंबर। ये जो नंबर आएगा आपके पास, ये आपके पास हर a और b के इंटीजर वैल्यू के लिए क्या आने वाला है, रैशनल नंबर। सॉल्व करके अगर मैं दिखाऊं कि सपोज a की वैल्यू 1 ली और b की वैल्यू मैंने कितनी ली 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो कितना आ गया 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6, तो यानी कि माइनस 9/6। तो आप देख रहे हो कि ये आपके पास कैसा नंबर आ रहा है, p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, तो यानी कि ये कैसा नंबर है, हमारा एक रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके बराबर में भी, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, दैट √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इन क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट ज़्यादा लिखनी है, मैथमेटिकल पार्ट आपको कम करना है। तो ये क्योंकि ये रैशनल है तो इसके बराबर वाली वैल्यू भी तो क्या होगी, ऑब्वियसली रैशनल ही होगी, तभी तो दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन ये रिजल्ट हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किसके साथ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे गिवन रिजल्ट के साथ। दैट गिवन क्या है हमें, दैट √2 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, √2 जो है वो मेरा कैसा है, एक इररेशनल नंबर है। तो यानी कि जो हमने इमेजिन किया था वो भी मेरा गलत था, यानी कि इससे क्या प्रूव हो गया, दैट 5 + 3√2 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, हमने उसको रैशनल मान के चले थे, लेकिन उसको हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारा रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स जो 5 + 3√2 है वो मेरा कैसा हो गया है, इररेशनल नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 12, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल कि आप ये जो रियल नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वेयर पार्टिसिपेंट्स विल बी द एजुकेटर्स ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब कि हमारे पास क्या है, आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या हैं, एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब आपके जो टीचर्स हैं वही हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108। ठीक है, 108 है, राइट। हमें क्या निकालना है, इन ईच ऑफ द रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। एक रूम के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे और किसके होंगे, सेम सब्जेक्ट के होंगे। और हमें क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एकोमोडेटेड इन द रूम। अभी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जब भी मैक्सिमम की, हाईएस्ट की बात आ जाए, एटमोस्ट की बात आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो कैसे सिखाया मैंने आपको HCF निकालना, पहले आप ये नंबर्स लिखिए, देन इनके मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे सबके, देन इन सबको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा। यहाँ 2 की पावर कितनी बनेगी, 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसी तरह से ये 84 के भी ऐसे ही लिख सकते हैं, एंड देन 108 के भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 2⁻² इंटू 3 की पावर 3। HCF कैसे निकालते हैं, छोटी वाली एक्सपोनेंट लेते हैं, एक्सपोनेंट लिखते हुए HCF लिखते हुए, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2, इसमें भी 2 की पावर, इक्वल है तो भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन छोटी लेनी है, राइट। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो दोनों में छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1। तो आंसर कितना आ गया, 2⁻², 4, 4 3 12। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ये तो हो गए हमारे पास रूम्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या पूछा कि एक रूम में जो है वो मिनिमम कितने पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, अगर आपको टोटल पार्टिसिपेंट्स पता चल जाएं और उसको आप एक रूम के पार्टिसिपेंट्स से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ रूम से, तो एक रूम के पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं मेरे पास, 60 + 84 + 108, so this is coming to be equal to 252। so ये टोटल पार्टिसिपेंट्स आ गए। जितने टोटल नंबर ऑफ रूम्स हैं, रूम्स के नंबर से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, रूम्स कितने हैं मेरे पास 12, तो पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम कितना आ जाएगा, पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम कैसे निकाल सकते हैं आप, यूनिटरी मेथड से, 252 इज डिवाइडेड बाय 12 विच विल कम टू बी इक्वल टू 21।
ठीक है। देन बारी आती है इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है इसका एलसीएम, इन सब का एलसीएम 60, 84 एंड 108 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट वाला एक्सपोनेंट चूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो जो इक्वल होती है वो तो हम दोनों में ही लेते हैं, चाहे एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो। अब इसमें 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर कितनी है? 3, तो हाईएस्ट कौन सी है? 3 की पावर 3। ऐसे ही 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, राइट। देन फोर्थ पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट निकाल के बताना है आपको किसका? एचसीएफ और एलसीएम का। तो एचसीएफ भी आप निकाल चुके हैं, एलसीएम भी निकाल चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you can get more such kind of updates. Thank you.